जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है ना 100 क्वेश्चन का जो सर के द्वारा टेस्ट लिया गया है ऑफलाइन क्लास में, और बाकी जो है ना ऑनलाइन जो फर्स्ट बैच लिए होंगे दरोगा का और सेकेंड बैच और जो होमवर्क से लिए होंगे, तो उसमें जो है ना सर के द्वारा बोला गया था कि हर संडे को जो है ना एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। उसमें अपने आप को जो है ना आकलन करना है कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, कितना गलत हो रहा है, और कितना हम जो है ना पानी में अपने आप को मतलब सुरक्षित हैं कि या नहीं है, तो कितना हमको तैयारी करना है। इसलिए जो है ना सर के द्वारा मतलब हर एक संडे को जो है ना एक टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो बिल्कुल जो है ना बिहार दरोगा पे जो है ना प्री एग्ज़ाम जो है उस पर क्या है आधारित है। तो ये जो टेस्ट है ना आज ही हुआ है, ठीक है। आज कितना तारीख है, देखिए 19 तारीख है ना, तो 19 तारीख को पहला टेस्ट हुआ है। और आप लोग को बता देते हैं ना कि जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना इसका पहले ही पीडीएफ हम डाल चुके हैं, और सभी लोग को बोल दिए थे ना कि सभी लोग बना लीजिएगा। और शाम में जो है इसका क्लास आएगा, तो आप लोग सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। और मिलाने के बाद क्या होगा, आपका क्लास देखने के बाद क्या होगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका पूरा आंसर के साथ पीडीएफ पूरा डिटेल के साथ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो है ना तो अंत तक और क्लास को जरूर देखिएगा। अपने आप में देखना है कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, कौन सा गलत हुआ था। तो चलिए पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और रीजनिंग एकाग होगा, बाकी जो है ना इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, ठीक है। तो पूरा क्लास को देखिएगा और बताइएगा कि हाँ, आप लोग कमेंट बताइएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा और कितना आपका नंबर आया, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है ना दिया हुआ है, देखिए सर के द्वारा दिया हुआ है, देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखिए सारा जो है ना इसमें लिखा हुआ कैसे कैसे क्या होगा वो सारा आप देख लीजिएगा। ऐसा कुछ है नहीं, बाकी हम स्टार्ट कर देना डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक जो है ना किसने लिखी है, बताइए। फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है, तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, राधिका अयंगर। क्या होगा, राधिका अयंगर, याद रखिएगा। तो फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है, तो राधिका अयंगर। नेक्स्ट है, महिला टेनिस में सर्वाधिक जो है ना ग्रैंड स्लैम जीतने खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है ना किसके नाम है, बताइए। कह रहा है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने मतलब खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो क्या होगा, तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गेट क्या होगा कोर्ट है। कौन है, मार्गेट कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड मार्गेट कोर्ट की नाम है, और इन्होंने जो है ना कुल जो है ना 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके सेकंड नंबर पे कौन है, सेरेना विलियम्स है। कौन है, सेरेना विलियम्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जो है ना किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा जो है ना प्रदान किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा जो है ना प्रदान किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। क्या होगा, लक्ष्मी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष जो है ना किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 अक्टूबर। क्या होगा, 24 अक्टूबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट जो है ना नृत्य परंपरा कौन सी है, बताइए। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी है। क्या है, नाटी, याद रखिएगा। तो नाटी है ना हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी और पारंपरिक क्या है, नृत्य शैली है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी जो है ना सरीपुत्र का जन्म स्थान जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सरीपुत्र का जन्म स्थान क्या है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नालंदा है। क्या है, नालंदा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य, कह रहा है मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ियों से क्या है घिरी हुई थी, बताइए। कह रहा है कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से क्या है घिरी हुई थी, बताइए क्या होगा। तो सबको पता है क्या, अपना राजगीर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। तो याद रखिएगा ना कि राजगीर जो है ना प्राचीन नाम इसका क्या था, राजगिरी था। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी जो पहाड़ियों से क्या है घिरी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के पहले जो है ना राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्या होगा, पटना।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलन प्रसाद वर्मा। क्या होना है? फूलन प्रसाद वर्मा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि फूलन प्रसाद वर्मा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को जो है ना बढ़ावा दिया, ठीक है। और बिहार में सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? फूलन प्रसाद वर्मा निभाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सौल। क्या होगा? रक्सौल, याद रखिएगा। तो रक्सौल हवाई अड्डा जो है ना बिहार का ऐसा प्रमुख हवाई अड्डा है जो नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह नेपाल सीमा के पास स्थित है। और इस हवाई अड्डे से नेपाल के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत रत्न रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले जो है ना कर्नाटक संगीतकार कौन थे या थी? कह रहा है कि भारत रत्न रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार कौन थे या थी? देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है? बाल मुरली कृष्णन, और दूसरा क्या है? लता मंगेशकर। आगे देखिए, तीसरा क्या है? एम सुवालक्ष्मी है, और चौथा क्या है? तो आशा भोसले। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एम सुवालक्ष्मी, ठीक है। एम एस सुवालक्ष्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था, वो किस देश द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था, बताइए। कह रहा है विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था, किस देश के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान। क्या होगा? जापान, याद रखिएगा, ठीक है, जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? आनंदवन के लिए जो है ना स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए क्या है? आश्रय स्थल है, बताइए क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। कौन है? बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई 14 पे, कह रहा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड क्या है में मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, व्यापार एवं माल निशान एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था? तो क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यापार और माल निशान अधिनियम जो है 1958 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापार के निशान मतलब ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी में जो है ना ट्रेडमार्क का अवैध उपयोग ना किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि, बताइए क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि, क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में, यूएसए में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए के वायोमिंग, मोटाना और आइडाहो राज्यों में स्थित है। और यह पार्क जो है ना 1872 में जो है ना स्थापित किया गया था। कौन? येलो स्टोन नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है, बताइए। कह रहा है मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अवशिष्ट निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अवशिष्ट निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर, धान का भूसा और सब्जियों के क्या है? अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरम अवस्था। क्या होगा? चरम अवस्था, जिसको क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद है। नेक्स्ट है कौन सा निकाय, कह रहा है कौन सा निकाय
तो कह रहा है कि कौन सा निकाय जो है ना मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, बताइए। कह रहा है कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले, कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे, बताइए। सबको पता है क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? बिहार। क्या होगा? बिहार। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्या हुआ था? जनगणना किया गया था। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे ये कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया था, बताइए। क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। क्या होगा? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। इसी को बोलते हैं ना दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है। दल बदल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। क्या होगा? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा जो है ना तैयार किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। करा यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के जो है राष्ट्रपति थे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा ना कि भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण लगी थी। उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे और आपातकाल की घोषणा के दौरान डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान के तहत आवश्यकता अनुसार आपातकाल की स्थिति को लागू किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है। तो क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 11वीं अनुसूची। क्या होगा? 11वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। तो कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था। तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की क्या है? वृद्धि देखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 32 पे कह रहा है कि उस सेट को क्या कहा जाता है। कह रहा है उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। कह रहा है उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बजट। क्या होगा? बजट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा के संबंध में। यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है ना सही है। पहला कह रहा है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही। क्या है? तो सही है। ठीक है। अब बी कह रहा है कि सभी वस्तुएं और सेवाएं का मूल मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या हो? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट आइए।
कह रहा है बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है। कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना जो है ना किस अनुपात के रूप में की जाती है, तो क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। ठीक है, तो कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है, तो बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है। पहला है शहरी मॉडल सब बैंक, दूसरा है स्वयं सहायता समूह, तीसरा है संयुक्त देयता समूह और चौथा क्या है, ग्रामीण मॉडल बैंक। इसमें कौन नहीं है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शहरी मॉडल बैंक नहीं है, लेकिन स्वयं सहायता समूह है, संयुक्त देयता समूह है जिसको JLG बोलेंगे, और ग्रामीण मॉडल बैंक, ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ना कौन करता है, बताइए। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। अब क्या है, वर्तमान में क्या है, नीति आयोग इसको बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, 2015 में इसका जो है ना स्थापना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस जो है ना विदेशी प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि तारे मुक्ता किससे बने होते हैं, बताइए। तारे मुक्ता जो है ना किससे बने होते हैं, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रबी फसलें किस अवधि में जो है ना उगाई जाती है, बताइए। भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से मार्च में। क्या होगा, तो कह रहा है ना कि भारत में जो है रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है, तो अक्टूबर से मार्च में। क्या होगा, अक्टूबर से मार्च। तो याद रखिए ना कि रबी फसलें ठंडी जलवायु में उगाई जाती है। रबी फसलें जो होती है ना ठंडी जलवायु में उगाई जाती है। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसे जो है ना मार्च अप्रैल में क्या होता है, तो काटा जाता है। क्या होता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और प्रमुख रबी फसलें में गेहूँ, चना, सरसों और क्या है, मटर शामिल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट है, तारों के बीच आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है। तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहा जाता है, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेब्यूला। क्या कहते हैं, नेब्यूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जो है ना जानी जाती है, बताइए। कह रहा है तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा। क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तारामती चोटी जो प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कह रहा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जो है ना जानी जाती है, बताइए। कह रहा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से जो है ना किस खनिज भंडार के लिए जानी जाती है, बताइए। क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौ अयस्क। क्या होगा, लौ अयस्क। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में कौन सा मुख्य रूप से जो है ना अवक्षेपित होता है, बताइए। कह रहा है एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं। क्या होगा, बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर के ऊपर। क्या होगा, भूमध्य सागर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है, बताइए। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है, क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, कावेरी। क्या होगा, कावेरी। नेक्स्ट है, कह रहा है फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, बताइए।
कह रहा है कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तो पहला कह रहा है कि बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ये उद्देश्य जो है नहीं था। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव को रोक लगाना, ये बिल्कुल उद्देश्य था। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, ये भी उद्देश्य था। और नेक्स्ट है गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना, ये भी क्या है, उद्देश्य था। तो बी, सी और डी था, लेकिन जो है ना ए नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 49 का रहा है उदयपुर की जावार खाने किस खनिज के लिए जो है जानी जाती है, बताइए। उदयपुर की जावार खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। क्या होगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि तराई क्षेत्र की बस्तियां जो है संघन होती है, ये जो होगा ना ए में होगा। और इसका कारण जो है ना इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है, ये देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे जो है ना इसका आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ना कि तराई क्षेत्र की बस्तियां संघन होती है, और आर में कह रहा है कि इसका कारण जो है ना कि क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। दोनों में कह रहा है कि कौन सा जो है ना कथन बिल्कुल सही है, बताइए कौन होगा, दोनों में कौन सही है बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। ए जो है गलत है, किंतु आर क्या है, तो सत्य है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, क्या है, गलत है, लेकिन इसका कारण है कि सघन इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही थी, बताइए। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रहा था। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक था, 1961 से 1966 तक, याद रखिएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था कितना से कितना, 1961 से 66, भारत की योजनाओं में सबसे ज़्यादा विफल मानी जाती है। इसका मुख्य जो है ना उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन यह योजना कई कारणों से क्या हुआ था, विफल रहा था। ठीक है, क्या कारण क्या था, 1962 में चीन युद्ध हो गया था। इस युद्ध में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए जो है इसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, विफल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे, बताइए। कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 64। 570 मीनारे, 64 द्वार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा मतलब बर्मी युद्ध जो है ना, कह रहा है किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। कह रहा है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। तो तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ना 1852 में लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य और बर्मा मतलब वर्तमान में क्या है, म्यांमार के बीच हुआ था। और यह युद्ध पहले एंग्लो बर्मा युद्ध मतलब 1824 से 26 के बाद हुआ था, और इसका कारण बर्मा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते संघर्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा जो है ना का उपयोग शुरू किया था, बताइए। कह रहा है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वास्को डी गामा। क्या होगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी, बताइए। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, शून्य था, जीरो था। क्या था, शून्य था। और एक क्वेश्चन जो है ना आज ही हम टेस्ट में करवाए थे शाम में 3 बजे, इसलिए बार बार बोलते हैं कि शाम में जो है 3 बजे जो टेस्ट होता है ना उस टेस्ट को दिया कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो राहुल स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है इस चैनल का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे जो है ना आपका सारा नोटिफिकेशन, क्लास, PDF सबको दिया जाता है। और जो एक ग्रुप है उसमें सिर्फ टेस्ट होता है और एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है, तो सभी लोग ज्वाइन करके रखिए। और टेस्ट शाम में दिया कीजिए। शाम में जो 3 बजे टेस्ट दीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बारीकी से जो है ना क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसलिए टेस्ट दिया कीजिए। चलिए, जो टेस्ट लगाए उनको पता होगा। आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं था टेस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है, बताइए।
कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। क्या होगा? अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ है व्यक्ति कौन था? बताइए। चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धेंतु दस्तीदार। कौन थे? अर्धेंतु दस्तीदार थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है घटोत्कच, कह रहा है घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था किस साम्राज्य का राजा था? बताइए। कह रहा है घटोत्कच जो है 290 से 305 ईस्वी में राज किया था किस साम्राज्य का राजा था? तो क्या होगा? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य। क्या होगा? गुप्त साम्राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 61 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही सुमेलित जोड़ी है? इसमें सही पूछा है, ऑप्शन को देखिए। तो पहला क्या है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राम नारायण जो है ना सिराजदौला का सेनानायक था। ये क्या है? तो गलत है। सिराजदौला का सेनानायक बोलेगा तो कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर का दीवान कौन था? इसका कोई दीवान नहीं था। ठीक है। और बिहार का सूबेदार बोलेगा तो कौन था? राय दुर्लभ। ये भी क्या है? ये भी गलत है। बिहार का सूबेदार पूछेगा तो कौन था? राजा मानसिंह था। कौन था? राजा मानसिंह। इसमें जो है ना केवल डी सही है। सही भी पूछा था तो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ बोलेगा तो कौन था? जगत सेठ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? बताइए। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सिंह साहनी। कौन है? अरविंद सिंह साहनी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि प्रश्न जो है ना हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर जो है ना कौन है? बताइए। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिद्धिमान साहा। क्या होगा? रिद्धिमान साहा। तो याद रखिएगा ना कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? रिद्धिमान साहा। ये घोषणा कर चुके हैं जो है संन्यास, मतलब जो है ना ले लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और एक जो है ना एक प्रकार के विकेट कीपर भी और बल्लेबाज हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे। कह रहा है कि महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना हाल ही में किस देश ने किया? महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने किया। कौन किया? भारत। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था? बताइए। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ है? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? असम में हुआ है। कहाँ? असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? बताइए। 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? बताइए क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटाना बोनमाती। कौन है? एटाना बोनमाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? बताइए। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम से सिफारिश किया गया है? बताइए क्या होगा? तो इस 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए। कह रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 में जो है ना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए क्या होगा? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 79 है। कितना है? 79। याद रखिएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक 79वां है और इस सूचकांक में देशों की न्यायिक प्रक्रियाओं, कानून के शासन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग की जाती है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे करा नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी। किसको किया गया? मनीष तिवारी को। चलिए आगे आइए देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बताइए। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडमाला। क्या होगा? गंडमाला। याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण जो है ना गंडमाला नामक रोग होता है।
इस रोग में थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सूज जाती है, जिससे गर्दन में गांठ बन जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का उत्पादन सही से नहीं हो पाता है, जिससे गंडमाला जो है ना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां आयोडीन का युक्त आहार का सेवन कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है, बताइए। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पराग कण जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराग कोश में। कहाँ पाए जाते हैं? पराग कोश में। नेक्स्ट है, कह रहा है मानव शरीर में यकृत जो है ना कहाँ स्थित होता है, बताइए। मानव शरीर में यकृत जो है ना कहाँ स्थित होता है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, दाहिने और पेट के ऊपर। क्या होगा? दाहिने और पेट के ऊपर। नेक्स्ट है, कह रहा उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है, बताइए। उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो बताइए क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है, बताइए। कह रहा है शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद है। क्या है? मोतियाबिंद। नेक्स्ट है, एल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, बताइए। करा एल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यकृत है। क्या है? यकृत है, याद रखिएगा। ठीक है। तो एल्कोहल के निरावीसन के लिए यकृत क्या है? उत्तरदायी होता है। और यकृत में जो है एल्कोहल का क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। और यानी यह जो है शरीर में एल्कोहल को तोड़ता है और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त रूप में क्या होता है? परिवर्तित करता है। और यकृत में मौजूद एंजाइम इस प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। तो याद रखिएगा कि एल्कोहल की निरावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है, बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन जो है ना किस क्रम में होता है, बताइए। क्या होगा? तो इसका जो है ना रक्त के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 78 का राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पहले इसमें जो होगा ना, पहले क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पहले फुफ्फुस के द्वारा। ठीक है। इसमें पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, याद रखिए। देखिए पहला जो होगा ना, इसमें कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? तो पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, फिर किसके द्वारा हो जाएगा? तो रक्त के द्वारा, फिर हो जाएगा ऊतक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3। तो पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर जो है ना ऊतक के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 पे क्वेश्चन 79 कर रहा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केलों में किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा, बताइए। सेल्सियस और फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा? तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, गतिज ऊर्जा और क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, दोनों होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 1908 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है, बताइए। कह रहा है 1908 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है, बताइए। कौन किया था? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण जो है ना डैश कितना होता है जो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, बताइए। जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है जो कार्य का मान ऋणात्मक होता है? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है जब तापदीप्त विद्युत बल दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा किस रूप में जो है ना परिवर्तन होता है? कह रहा है जब तापदीप्त विद्युत बल दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। इसमें जो है ना विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में, आंशिक रूप से क्या ऊर्जा, ताप ऊर्जा में क्या परिवर्तित होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जब तापदीप्त विद्युत बल विद्युतीमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे करा 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें कह रहा है ना कि कौन सा जो है, देखिए इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है। देखिए इसमें कह रहा है ना, देखिए इसमें पहला देखिए कर रहा है, इसमें देखिए कर रहा है कि निम्न तुम्हें विचार कीजिए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है हृदय जो है ना अपसर्व आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में और द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, ये भी क्या है गलत है, दूसरा क्या है गलत है। और तीसरा देखिए कह रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल क्या है ये भी सही है। और प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी क्या है तो सही है। तो 1 और 3 4 क्या है बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 3 क्या हो 4 सही, लेकिन 2 क्या है गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना 2 नंबर में ध्वनि गति गैस में और द्रव एवं ठोस की तुलना में क्या होता है कम होता है, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ध्वनि की गति जो है ना यहाँ पे होगा कि ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में कम होती है और ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में क्या होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए 2 नंबर क्या है गलत है ठीक है। इसलिए 1 3 4 क्या है बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 4 होगा 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे, क्वेश्चन 85 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है बताइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बताइए क्या होगा। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नायलॉन है। नेक्स्ट पे करें निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। क्या होगा हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ना कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, जो है ना लगभग 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि बाकी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इससे अधिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14 AMU होता है, लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, और ये जो है ना हीलियम का द्रव्यमान बोलेगा तो 4 होता है ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है 14, और नेक्स्ट है लिथियम का बोलेगा तो लिथियम कितना होता है तो 7 होता है, और हीलियम का बात करें तो हीलियम का जो है ना 4 होता है ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन 2 तत्वों का एक ही स्लॉट में रखा गया था, बताइए। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था, बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट और निकेल। क्या होगा कोबाल्ट और निकेल, याद रखिएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है यदि धोबन सोडा की थोड़ी मात्रा 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, बताइए। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या होती निकलती है। तो अगर यदि धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या है निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे करा है टॉर्च लाइट। करा टॉर्च लाइट विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोडों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना समानता पाया जाता है, बताइए। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए निकेल और क्या होगा कैडमियम होगा। क्या होगा निकेल और कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करने बोल। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ना सूची 1 में क्या अणु या आयन दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है जामितीय संरचना दिया हुआ है। देखिए अणु आयन में BF पहला क्या है BF5 क्या होगा। तो BF5 का जो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा टेट्राहेड्रल ठीक है। और BrF7F5 का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या होगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि BrF5 क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा BrF5 का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्क्वायर वाई पिरामिडल हो जाएगा ठीक है। और नेक्स्ट है PF5 का क्या हो जाएगा PF5 का जो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा ठीक है। तो याद रखिए ना BF5 जो है ना बोरोन पेंटाफ्लोराइड की ज्यामितीय संरचना होती है जिसका टेट्राहेड्रल होती है, और BrF5 जो है ना ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की ज्यामितीय संरचना स्क्वायर प्लेनर होती है ठीक है। और BrF5 जो है ना यह क्या है, तो यह मतलब पुनः जो है दोबारा मतलब ये दिया गया है पुनः प्रश्न दिया गया है। इसमें शायद मतलब गलती से जो है ना इसमें कुछ सर का त्रुटि कारण जो है ना इसमें देख लीजिएगा PDF भेज देंगे तो आप उसमें वहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसको में थोड़ा सा ना त्रुटि है, इसको देख लीजिएगा ठीक है, बाकी सारा कुछ सही है। चलिए आगे देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना B होगा। क्या होगा B होगा ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ भी आपको बोले थे कि फुल एंड टेस्ट है, तो इसमें मैथ भी है इंग्लिश भी है और क्या है तो हिंदी भी है ठीक है। तो 91 का आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो जो है ना ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग अगर बनाए होंगे, अगर सेट हम भेजे थे तो अगर आप लोग बनाएंगे तो ठीक है, बाकी इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। क्या होगा ए होगा ठीक है।
आगे देखिए 92, 92 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 92 का बी होगा, क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए 93, 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 94 का जो राइट आंसर होगा, 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 घंटा होगा, ठीक है, 6 घंटा। बाकी जो है ना फुल पीडीएफ हम पूरा डिटेल के साथ भेज देंगे। आप लोग क्लास के बाद जो है ना पहले क्लास देख करके आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद फुल पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 95 का जो है ना ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, 10 साल, ठीक है। नेक्स्ट 96 का जो राइट आंसर होगा, 96 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर सोल्यूशन करेंगे ना तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा क्लास, इसलिए आप लोग देखिए नहीं, बहुत लोग का बोलते हैं कि नहीं कम समय में करवाइए। ऐसा होगा तो हम आपको सोल्यूशन करके जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, पूरा मैथ का क्वेश्चन लिख करके और सोल्यूशन बना करके हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो 96 हो गया। चलिए 97 पे आइए। 97 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना 97 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ वॉइस वर्सा एज द केस में बी। इट जो है ना केस में भी दिया हुआ है, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, इसका क्या होगा, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी, ठीक है। फूड इज टू बी ईटेन नाउ, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट टू, यहाँ है ना सब्जेक्ट इज टू बी वर्ब 3 मतलब पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, तो क्या हो जाएगा, फूड इज टू बी ईटेन नाउ, ठीक है। चलिए 98 का ये करा चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाइस वर्सा इन द केस ऑफ मे बी, दिया हुआ है मतलब नरेशन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ नरेशन आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, एवरी डे एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग्स, बताइए क्या होगा। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सैंग वेरी वेल, ठीक है। तो कह रहा एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरीबॉडी एक्सक्लेम दैट सी सैंग वेरी वेल। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा नीचे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए, जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकृत कहते हैं, क्या कहते हैं, अपकृत। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो लास्ट का देखिए मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 होगा। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। ये जो था ना सेट जो टेस्ट हुआ था आज ही, जो 19 तारीख को टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट था। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा, और कुछ और आप लोग को बोलना है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, आपका जो है ना रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। तो हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो पाता है ना सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, और बाकी जो भी क्लास इस चैनल पे आ रहा है सभी क्लास को देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो, या तो अब तो परीक्षा बंधन का भी करेंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप सभी लोग जो है ना बारीकी से जितना भी क्लास आता है सभी लोग अपना क्लास को देखिए, अच्छे से देखिए, और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिनको होमवर्क से ज्वाइन करना है जो अपना ज्वाइन कर लीजिए, जो है ना सारा जो सर के द्वारा जो दिया गया टॉपिक सारा आपको करवाया जाएगा। आपको सारा जो है ना उसमें लिंक आपको जो टेलीग्राम पे देखे होंगे तो आप उसमें जो है लिख करके आपको सारा जो है टॉपिक दे दिए हैं, उसमें सारा होमवर्क भी सेंड कर दिए हैं। तो आप लोग वहाँ से जो है ना सारा होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, सारा टॉपिक आपको बता देंगे, आप वहाँ से जो है ना आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो भी दिया जाएगा आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।